हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने आपसे वादा किया था कि हम क्लास 10th की एक पूरी सीरीज आपके पास में लेके आएंगे, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए रियल नंबर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में हमने पार्ट 1 देखा। और पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि व्हाट इज रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को देखा और रियल नंबर के डेफिनेशन में हमने बात की। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 में रियल नंबर पे एक जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में हम आज बात करेंगे और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, जो कभी कभी हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप लोग को पता होता है लेकिन उसको आप प्रूफ नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम आज प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको लेके आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। तो आप अभी यहाँ पे भूल जाइए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नाम की कोई एक चीज होती है। ठीक है, हम एक सिंपल ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप जब लोअर क्लास में थे तो आपने ऐसा कुछ मान लेते हैं कि 7/2 ऐसा कोई एक फ्रैक्शन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप कैसे करते थे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, थोड़ा सा जरा सा हमें बताएंगे क्या? ये 7 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरह से इसको लिखा और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। और 2 की टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू 7 या फिर 7 से कम नहीं आ जाती। ऐसे ही कुछ करते हैं क्या? ठीक है, तो चलो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8। अब जैसे ही 8 आ जाता है तो वो 7 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। 7 या फिर 7 से छोटी वैल्यू, तो 2 3 6 हो रहा है, तो वो 6 जो है वो 7 से छोटा है, बिल्कुल है। तो 2 3 6 ऐसा हम कुछ लिख लिए। अब क्या करते थे, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पर, 1 आ गई। ऐसा ही कुछ हम करते थे क्या, जब फ्रैक्शन हमारे पास होता था। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद क्या कि इसी जो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसने लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा यूक्लिड्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, और एक थ्योरम बनाया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो अब इसके थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो थ्योरम में लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, then there exists unique integer q and r such that a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इक्वेशन है, जहां पर आर क्या होना चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस नंबर को आप लोग क्या पढ़ते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट, समझ में आया? इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंट। अच्छा, अब जिस नंबर से हम क्या करते हैं, उस नंबर, इस नंबर को डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ये आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिवाइजर है वो जितने टाइम्स हम क्या करते हैं, जितने टाइम्स उसको लिया जाता है, जितने टाइम्स हम इसको कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स 3, तो ये जो 3 है वो क्या है, क्यूसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूसेंट कहलाता है। समझ में आया? और उसके बाद इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, क्या समझ में आई बात? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने क्या किया, इसी डिविडेंड, डिवाइजर, क्यूसेंट और रिमाइंडर को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। कैसे? ए हमारा क्या होता है, ए होता है डिविडेंड। ठीक है, ए क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये डिविडेंड की वैल्यू जो होती है वो बी क्यू प्लस आर, मतलब क्या, डिवाइजर। बी हमारा क्या होता है, डिवाइजर है। ठीक है,
डिवाइजर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, क्यूसेंट में, किसमें, क्यूसेंट में, ठीक है। और उसमें हम ऐड कर देंगे, प्लस लगा देंगे किसमें, रिमाइंडर के साथ में, रिमाइंडर, ठीक है। बात हो गई क्लियर क्या, ये चीज समझ में आया। तो ये इक्वेशन जो है वो किसने दिया, यूलर्स, किसने किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने दिया, ठीक है क्या। अब इसमें भी कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, क्या चीजें समझनी पड़ेंगी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये जो रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पे मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपको अभी यहाँ पे लिखे थे। तो 2 7, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो रिमाइंडर है, आर की वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी और किससे, डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। समझ में आया कैसे, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, 1 है। अब इस रिमाइंडर की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और किससे, b से छोटी होनी चाहिए। b क्या है, यहाँ पर b है डिवाइजर, ठीक है। तो इस केस में, इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है ना, रिमाइंडर हो सकता है, और 1 हो सकता है कि नहीं। अच्छा 2 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या। जब 2 हो जाएगा तो हमारा जो डिविजिबल है वो भी तो क्या है, 2 है। तो 2 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमेशा जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 2 से कम आएगी। 2 से मतलब क्या है, डिविजिबल से, डिवाइजर से कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नहीं हो सकता कभी भी। समझ में आया। तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 0 से 1 ही रहेगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। और हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल, 0 से बड़ी और b से छोटी होगी। समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूसेंट की। ये हमारे पास जो क्यूसेंट है, इस क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, किससे, जो हमारे पास डिविडेंड है, क्या, डिविडेंड से हमेशा छोटी होगी। डिविडेंड से हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी, केवल एक कंडीशन के लिए। एक कंडीशन क्या है कि अगर हमारा ये जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू 1 बन जाए। मतलब मैं अगर 7 को, अगर मैं 7 को 1 से डिवाइड करूं तो ये कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 और ये हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। केवल एक कंडीशन में, केवल एक कंडीशन में जो हमारा क्यूसेंट है वो किसके, डिविडेंड के इक्वल हो पाएगा। और वो कंडीशन क्या है, जब हमारा जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू 1 बन जाए। तो ये हमारा क्यूसेंट जो है वो हमेशा डिविडेंड के छोटा और एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, और ये है। तो इस बात को जो है यूक्लिड्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, और इसी बात पे उन्होंने ये थ्योरम दिया। और अब हम इसी थ्योरम को आगे एप्लीकेशन के रूप में, हमारे जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे पास एवरी इवन, इवन का मतलब क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा 2 से फुल्ली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो पाए। ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है। तो इवन, हर एक इवन इंटीजर के लिए जो फॉर्म बनेगा वो 2q का बनेगा, और ऑड इवन ऑड इंटीजर के लिए जो फॉर्म बनेगा वो 2q प्लस 1 का बनेगा। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे लेट, हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें लेट करेंगे। लेट स्मॉल ए, यहाँ पे बता देते हैं सबसे पहले कि स्मॉल ए है क्या। स्मॉल ए बी द पॉजिटिव, बी द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड स्मॉल b इक्वल्स टू 2,
ये है स्मॉल b इक्वल्स टू 2q के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। हम बात करेंगे ऑड नंबर की, इवन जो ऑड नंबर होगा वो क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग ने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यहाँ पर अभी अप्लाई करेंगे। क्या होगा, अप्लाई यूक्लियर डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लियर डिवीजन लेमा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर b कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू है 2, तो 2q प्लस आर, ये हो गया हमारा यूक्लियर डिवीजन लेमा का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे r की बात करेंगे। r क्या है हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू जब हमारे पास जो डिवाइज़र है वो 2 है, डिवाइज़र क्या है 2 है, तो उस कंडीशन में r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिमाइंडर होना चाहिए वो डिवाइज़र से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार r की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में और एक बार r की 1 करते हैं। जब r की पुट करेंगे तो उसके लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q प्लस 0, मतलब क्या a इक्वल्स टू 2q आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 2q। अब 2q किसका फॉर्म है, एक इवन इंटीजर का फॉर्म है। इवन इंटीजर का फॉर्म है, ये कैसे हम पे पता चला, हम यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रख दें, हम यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रखो, q की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है। q की वैल्यू 2 रखोगे तो ये a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो क्या 4 2 से डिविजिबल है, हाँ 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। q की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रखो, a हमेशा क्या रहेगा, एक इवन इंटीजर रहेगा। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2q है वो एक इवन इंटीजर को फॉर्म कर रहा है। समझ में आया, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट हम लोग r की वैल्यू जो है वो 1 रख के देखते हैं इस इक्वेशन में, तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1 को देखो, यहाँ पे 2q प्लस 1 किसको बता रहा है, एक ऑड इंटीजर को बता रहा है। कैसे हम जान जाएंगे कि ये ऑड इंटीजर है, हम q की वैल्यू वही कुछ भी रखेंगे, q की वैल्यू 1 रख के देखो, तो यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर यहाँ पे q की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन में q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें एक क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही दिखेगा। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि 2q प्लस 1 क्या फॉर्म कर रहा है, एक ऑड इंटीजर को फॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे कि हाँ 2q क्या है, एक इवन नंबर है और 2q प्लस 1 एक और इंटीजर को शो कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हमें बनाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है सो दैट n स्क्वायर माइनस n, ये क्या लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस n लिखा हुआ है, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n। अब ये n स्क्वायर माइनस n जो है वो डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए n के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर में इवन इंटीजर भी होगा और साथ साथ में एक ऑड इंटीजर भी होगा। तो हमें यहाँ पे दो केस देखने पड़ेंगे, एक होगा इवन के लिए और दूसरा होगा ऑड। जब इवन और ऑड दोनों के लिए अगर डिविजिबल हो जाएगा 2 से, तो हम ये बोल देंगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केस नंबर 1 देखेंगे। केस 1 में जब मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा 2q, और 2q हम जानते हैं क्या है, एक इवन इंटीजर को का फॉर्म है, ठीक है। तो n की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस n है, यहाँ पर n की वैल्यू 2q रखो, तो क्या वैल्यू आ जा रही है 2q स्क्वायर माइनस 2q। अब 2q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 2q। यहाँ पर अगर हम 2q कॉमन लेते हैं तो बन जा रहा है 2q माइनस 1। ये हमारे पास कुछ एक इस तरह का एक एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो 2q इंटू 2q माइनस 1, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमारा 2 क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर फिर से q की कोई भी वैल्यू रखते हैं, वो हर एक वैल्यू जो होगा वो डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये आप लोग करके देख सकते हैं। आप q की वैल्यू 1 रखो, जो वैल्यू आएगी वो 2 से डिविजिबल होगी। q की वैल्यू 2 रखो, जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से डिविजिबल होगी। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो हर एक एक्सप्रेशन जो है डिविजिबल बाई 2 है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2, इस केस नंबर 2 में हम n की वैल्यू जो है वो 2q प्लस 1 रख के देखते हैं। 2q प्लस 1 क्या है? एक ऑड इंटीजर को बता रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2q प्लस 1 रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस n की वैल्यू है हमारे पास 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। अब हम इसका होल स्क्वायर अगर ओपन कर देंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस ओपन ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस 2q माइनस 1। ये माइनस से प्लस 1 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारे पास 4q स्क्वायर प्लस का 2q। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। इसमें अगर मैं क्या कर ले रहा हूँ, 2q को कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2q प्लस 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब ये 2q प्लस 1, इस 2q प्लस 1 में हम इस एक्सप्रेशन में q की कोई भी वैल्यू रखें, q की कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई 2 से, ठीक है। 2 से हमेशा क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर लेते हैं, हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं, कर लिए हैं कि हर एक पॉजिटिव के लिए क्या होगा? एवरी पॉजिटिव के लिए हमारा जो इंटीजर n है वो n स्क्वायर माइनस n जो है वो डिविजिबल होगा 2 के लिए। समझ में आया? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है प्रूफ दैट, बने रहिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ और जितने भी एग्जाम्पल है, जितने इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आप लोग को करना है। डाउट आने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इस वीडियो को दिखाना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे बहुत सारा, अभी क्लास 10th का पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं। इस पूरे सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी नए पैटर्न जो आया है हमारे पास में CBSE बोर्ड का, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इस पूरे जो सीरीज है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 of every 3 consecutive positive integer is divisible by the 3, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि 1 of 3 consecutive पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि 3 ऐसे नंबर जो लगातार हो। मतलब क्या? 1 2 3, ये 3 नंबर हैं जो कि लगातार आ रहे हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब यही है 1 2 3 या 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट के बाद क्या है? लेट n plus 1 and n plus 2, n plus 1 and n plus 2 are 3 consecutive positive इंटीजर्स, ठीक है। हमने क्या ले लिया? हमने n plus 1 और n plus 2 को 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक केस के लिए देख लेते हैं। हर एक केस के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 में हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3q ले लेंगे। n की वैल्यू 3q क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें डिविजिबल बाई 3 दिखाना है। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 2q क्यों ले रहे थे? क्योंकि वहाँ डिविजिबल बाई इवन नंबर या फिर सम नंबर करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 2 है। यहाँ पर डिविजिबल बाई 3 दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 3q लेंगे। अब n इक्वल्स टू जो 3q होगा, इसके लिए
अब 3 की कोई यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रखो, हर एक वैल्यू क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, देखो एक 3 क्या है, फैक्टर है, तो 3 यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू रखने से हमारे पास जो n आएगा वो हमेशा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 बट क्या बाकी दो का क्या होगा, बाकी दो n+1 एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या बोला है, इस कंडीशन में बोला है कि n+1 और n+2 में से कोई एक वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल दिए केस नंबर 1 में कि हाँ n इक्वल्स टू जो 3q है, मतलब जो n है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन n+1 और n+2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, n तो है कम से कम, तो तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो एक है। अब नेक्स्ट हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में कि जब मैं किसकी वैल्यू, जब मैं n की वैल्यू 3q प्लस 1 लेता हूं, n की वैल्यू क्या लेता हूं, जब मैं 3q प्लस 1 लेता हूं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर मैं दोनों साइड में 2 का ऐड कर दूं, दोनों साइड में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3q प्लस 3 n+2, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा तो q प्लस 1 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n+2 है, n+2 है वो अब 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 फैक्टर है कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में n+2 जो होगा, n+2 इज डिविजिबल बाई 3 से क्या होगा वो डिविजिबल होगा, लेकिन n एंड n+1 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे फिर से n+2 तो डिविजिबल है 3 से और बाकी दो डिविजिबल नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये केस नंबर 1 हो गया और केस नंबर 2 हो गया। अब लास्ट हम लोग केस नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 में है केस 3 कि जब n की वैल्यू 3q प्लस 2 पुट कर देते हैं, क्या 3q प्लस 2 लेते हैं। हमने पहले क्या लिया 3q लिया, फिर 3q प्लस 1 लिया, उसके बाद क्योंकि कॉन्जिगेटिव चल रहे हैं तो 3q प्लस 1 लेना पड़ेगा और 3q प्लस 2 लेना पड़ेगा। तो लास्ट केस में हम लोग ने 3q प्लस 2 ले लिया। अब इसमें जब मैं दोनों साइड में 1 को ऐड करता हूँ, दोनों साइड में जब मैं 1 को ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं जब 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा q प्लस 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा n+1। तो ये जो n+1 है वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 क्या है एक फैक्टर आ रहा है। तो इस कंडीशन में n+1 इज डिविजिबल बाई 3, बट क्या n एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में n+1 केवल 3 से डिविजिबल हो रहा है, n और n+2 डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक ही मतलब हुआ कि केस 1, केस 2 और केस 3 में कि n+1 और n+2 में से कोई एक जो है वो तीनों कंडीशन के लिए क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास इंटीजर्स हैं तो उनमें से कोई एक इंटीजर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम अब बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में।
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब है कि जब मैं क्या करता हूँ, इनपुट कोई एक हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, ठीक है? क्या होता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक इनपुट है। अब इस इनपुट को हमें क्या करना है, आउटपुट में चेंज करना है। हमें एक इनपुट है, मान ली कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या हो गया, एक इनपुट हो गया। अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, कोई एक वेल डिफाइंड स्टेप्स रहेंगे, रूल्स रहेंगे। उसी रूल्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हुए तभी तो रिजल्ट ला पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ वेल डिफाइंड क्या है, रूल्स हैं और क्या है, स्टेप्स हैं। रूल्स हैं या फिर स्टेप्स हैं। इन रूल्स या फिर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर क्या लेंगे, आउटपुट निकालेंगे या फिर रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो वेल डिफाइंड रूल्स या फिर स्टेप्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिज्म बोलते हैं। समझ में आया? तो एल्गोरिज्म का मतलब क्या है, एक वेल डिफाइंड रूल्स या फिर स्टेप। क्लियर हो गई बात? अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं HCF को। क्या होता है HCF, इसको हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो HCF होता है, ये होता है हमारा HCF। H का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। क्या मतलब होता है, फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। अब इस HCF को हम कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। अगर मान लो बोला कि 8 और 12 का HCF निकाल के की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे करेंगे, हम इनके फैक्टर्स को देखेंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 8 जो है 1 इंटू 8 हो सकता है, 1 जो है 8 टाइम्स हो सकता है 8 के बराबर, तो 8 वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 इंटू 4 हो सकता है क्या, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 भी हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आती है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद और क्या हो सकता है, 2 इंटू 4 हो गया। तो यही फैक्टर हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, 1 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है, 4 फैक्टर हो सकता है और 8 फैक्टर हो सकते हैं। किसके लिए, 8 के लिए। अब 12 के लिए देख लो, तो 12 के लिए क्या हो सकता है, 1 इंटू 12 कितना होता है, 12 होता है। 3 से हम करेंगे तो 3 इंटू 4 कितना होता है, वो भी 12 होता है। 4 के लिए करेंगे तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। और 12 इंटू 1 करेंगे तो भी वो क्या होगा, 12 होगा। अब ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स में क्या हो रहा है, इन दोनों फैक्टर्स में ये जो 2 है और यहाँ पर 2 भी तो होगा, 2 भी तो होगा क्या, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 4 8 में कॉमन आ रहा है और 12 के लिए 4 और 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 8 और 12 के लिए जो HCF की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ में आया? तो ये एक नॉर्मल सा मेथड है जिससे हम लोग एक सिंपल से HCF को फाइंड कर सकते हैं। ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू में बताया कि HCF होता क्या है और इससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है इस HCF को फाइंड करते एक और एग्जांपल में हम लोग लेंगे और इस एग्जांपल में HCF को फाइंड करेंगे कुछ अलग तरीके से, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55। 210 और 55 का HCF हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए 210 और HCF और किसका 55 का हम HCF फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो 210 है, ये जो हमारा क्या है 210 जो कि बड़ा है किससे, 55 से। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 210 को डिवाइड करूँगा 55 से। ठीक है,
55 को 210 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है, कितना आएगा ये 3 टाइम्स होगा 165 के इक्वल हो रहा है क्या, 5×3 = 15 और 15×1 = 16, ठीक है। 165 आ रहा है। इसको जब हम यहाँ पे 55 × 3 करेंगे कितना आएगा, 165 आएगा। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 45 आ रहा है क्या, 45। अब क्या करो, इस 45 को फिर 55 से डिवाइड कर लो, क्या कर लो, 55 से डिवाइड करो। कितनी बार, कितने टाइम्स जाएगा, 45 × 1 टाइम्स, क्या यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 45, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी। अब इस 10 को फिर हम किससे, रिमाइंडर, जो यहाँ की रिमाइंडर है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 और ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, आ जाएगा क्या 40, और यहाँ पे क्या क्या आएगी वैल्यू 5। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब ये वाले रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पे डिविजिबल बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 आ जाएगा और ये 10 हो गया। तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या पे वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आया था, ये जो लास्ट रिमाइंडर आया है, यही हमारा जो 210 एंड 55 के लिए HCF जो होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 5, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ये चीज़ समझ रहे हो कि नहीं, क्या कि हम लोग, अगर हमें 210 और 55 का HCF निकालना है, केवल एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लिए मतलब सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो 210 यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा है 55 से, तो हम क्या करेंगे, 210 को 55 से डिवाइड करेंगे, तो 55 3 × 165 हुआ। तो इसको माइनस किए जब दोनों साइड में, तो ये 45 आया। अब इस 45 को हम क्या करेंगे, 55 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 × 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 को हम 45 से, जो यहाँ का रिमाइंडर है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये 5 को हम यहाँ के जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 × 2, ये हो जाएगा 10। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, पूरा 0 हो जा रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो जो लास्ट हमारा रिमाइंडर है, ये जो लास्ट रिमाइंडर है, यही लास्ट रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, HCF की वैल्यू हो जाएगी। तो HCF कितना आ जा रहा है, 5। समझ, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये तो एक क्वेश्चन था, ठीक है। आप जो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाइए, खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ना समझ आने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए। क्वेश्चन जैसे ही आपका ड्रॉप होगा, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 लाने वाले हैं, और पार्ट 3 में हम लोग जो है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक पहुँचाइए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।